दोस्तों, आज काफी मशक्कत के बाद आखिरकार जो है आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर जो है वो पॉजिटिव में क्लोज होने में सफल रहा। तो चर्चा करेंगे इस पर। और जो आपका पसंदीदा सेगमेंट है जहां आप काफी ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं, काफी के मैं जवाब तो नहीं भी दे पाता क्योंकि आप समझ रहे हैं कुछ लिमिटेशंस हैं। तो दोस्तों चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपका स्वागत है आपके चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, NISM सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए आज जो है एक्शन जो हुआ आलोक इंडस्ट्रीज में, उसकी बात करने से पहले एक बार मैं आपको डिविडेंड की बात बता देता हूं। आप लोगों ने ही पूछा था। तो देखिए डिविडेंड जो है वो नहीं मिलना चाहिए ऐसा मेरा अनुमान है इस बार, क्योंकि देखिए जो कंपनी जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स करती है तभी जो है वो डिविडेंड मिलते हैं प्राय। ऐसे मुझे लगता नहीं कि डिविडेंड मिलना चाहिए अभी। और बाकी जिन कंपनियों ने डिफरेंट डिविडेंड देना था उन्होंने तो अभी तक दे दिया है, जैसे ITC और बाकी कोलगेट और बाकी कंपनीज है। तो ये डिविडेंड जो है मुझे नहीं लगता कि अभी मिलना चाहिए। तो दोस्तों चलिए एनालिसिस पर आते हैं, चर्चा करते हैं आज के एक्शन पे। देखिए आज क्या हुआ, ये तकरीबन जो है 0.5% ऊपर खुला था, पॉजिटिव 0.5%। और वहां पर जो है सेलर्स आ गए और फिर क्या हुआ, ये नीचे चला गया आपका। एक बार हल्का सा इसने लोअर सर्किट भी टच किया, एंड में इसने फिर एक अच्छा बाउंस दिया और 2% अब तक गया। लेकिन उसके बाद जो है फिर ये जो है एक रेंज में रहने लगा 34 के आसपास के प्राइस पे काफी टाइम तक। और एंड में जो है फिर 2:30 बजे के आसपास एक लोअर सर्किट इसने लगाया। देखिए लोअर सर्किट जब लगा तो वहां पर जो है कुछ ही टाइम में लोअर सर्किट खुल गया, तकरीबन 5-10 मिनट में। और प्राइस एक्शन उस वक्त जो था, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज ये जो है ऊपर बंद होना चाहिए। और देखिए हुआ भी कुछ वैसा ही। वहां से जो है अचानक से आखिरी जो है आधे घंटे में 3 बजे के आसपास बायर्स आ गए और जो क्लोजिंग है वो आपका जो है 35.65 पे हुई। क्लोजिंग कहाँ हुई? 35.65। मैं NSE की बात करता हूं क्योंकि मैं NSE ट्रैक करता हूं। तो 35.65 की एवरेज क्लोजिंग हुई। ऐसे ये 36.20 के आसपास था 3:30 बजे, और वो एडजस्टेड क्लोजिंग होती है आखिरी के आधे घंटे की, वो मैनेज करके। तो ये इस प्राइस के आसपास ये क्लोजिंग प्राइस जो आया। देखिए यहाँ पर जो आज वॉल्यूम्स में काफी तगड़े वॉल्यूम्स हुए हैं, 3.8 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम बता रहा है कि बायर जो था उसने जो है काफी सेलिंग को जो है ऑब्जॉर्व किया है और वो नीचे से प्राइस लेके गया। अच्छा 2-3 दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई, आपको पता है कि सैटरडे संडे में वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मुझे लगता है 3-4 दिन पहले भी मैंने चर्चा की थी और तकरीबन 1 हफ्ते पहले भी मैंने चर्चा की थी। एक शॉर्ट टर्म टाइप का जो सपोर्ट है, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से निकाला हुआ है, वो 34 है। ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। मैं फिर से कहता हूं ट्रेडर का सपोर्ट है। और इसी सपोर्ट के आसपास आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी बाउंस आया था, तो स्टॉक 40 तक गया था। लेकिन जो है सेलर्स फिर से आ गए। जो रेजिस्टेंस जोन है, आपको पता है रेजिस्टेंस कहाँ है, अवरोध कहाँ है, दिक्कत कहाँ है। 40-45 का जो एरिया है वो रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है, वहीं पर दिक्कतें हैं। तो उस एरिया से टकराते ये नीचे आ गया था। लेकिन एक बार फिर से ये 34 के आसपास जो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, ट्रेडर्स का सपोर्ट है। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं ट्रेडर्स का सपोर्ट है, क्योंकि अब ये कुछ दिनों से ये जो स्टॉक है यहाँ ट्रेडर्स भी एक्टिव हो गए, क्योंकि अब ये सर्किट में चलना बंद कर दिया है। थर्सडे को भी ये नॉर्मल ट्रेडिंग हुई, आज भी नॉर्मल ट्रेडिंग हुई, और आपका जो फ्राइडे को भी है मुझे लगता है 11:30, 12, 12:30 तक नॉर्मल ट्रेडिंग हुई थी। तो ट्रेडर्स जो है वहां पर अब एक्टिव हो चुके हैं ये ट्रेडर्स जो है, इसीलिए अब जो है मैं कह रहा हूं एक ट्रेडर्स का सपोर्ट है। लेकिन एक चीज मैं आपको और यहां बता दूं कि एक टेक्निकल पैटर्न होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसको कहते हैं डबल बॉटम पैटर्न। क्या? डबल बॉटम पैटर्न। देखिए ये डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है? डबल बॉटम पैटर्न, ये डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है? जब एक स्टॉक मान लीजिए एक बार ऊपर से गिर के रेजिस्टेंस है मान लीजिए गिरा, जो 40-45 का जो रेजिस्टेंस एरिया था वहां से ये जो है गिरा। मैंने आप लोग को उस समय भी कहा था यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और करेक्शन भी आ सकता है, और वो हुआ। देखिए वहां से गिरा एक बार, ये 34 के आसपास गया। ठीक है 34 आसपास गया, यहाँ शॉर्ट टर्म सपोर्ट था, यहाँ से इसने एक बाउंस दिखाया, ये फिर से उस एरिया में गया जो 40 जो रेजिस्टेंस एरिया था उसका जो निचली बाउंड्री थी उसे टच किया, फिर से बड़े सेलर्स आ गए यहाँ पर। अब देखिए फिर क्या हुआ, ये फिर से जो है गिर के फिर से उसी एरिया में आया 34 जो है।
देखिए एग्जैक्ट नहीं होता है कभी भी सपोर्ट, आपको पता है सपोर्ट जो एक रेंज होता है। तो आज जहां से बाउंस आया है वो तकरीबन जो है आपका 33.65, ये जो लेवल है 33.65, यानी आप एवरेज बोलोगे कि 34 का जो लेवल है वहीं से बाउंस आया है। तो अब यहां से जो बाउंस आया, अभी जो प्राइस 35.65 यानी आप एवरेज बोलिए 36 है। तो डबल बॉटम पैटर्न क्या कहता है कि आपको पता है कि दो बार अगर एक ही जगह से प्राइस रिवर्स करे तो उसे हम शॉर्ट टर्म सपोर्ट जरूर मानते हैं, और ट्रेडर्स जो है इस सपोर्ट पर काफी ध्यान देते हैं, जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं। क्यों? क्योंकि दो बार प्राइस रिवर्स किया, एक बार आया एक बाउंस, फिर से यहां गया, ये 34 का जो एरिया था यहां से फिर से एक बाउंस आया। अब हमें देखना ये होगा कि क्या ये बाउंस इस रेजिस्टेंस एरिया को निकाल पाता है। ये जो 40-45 का बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है जहां बड़े प्लेयर सेलिंग कर रहे हैं, क्या इस एरिया को निकाल पाता है। अब देखिए बायर में अगर ताकत है तो एक बार यहां तक तो जरूर खींचेगा। अब निकाल पाने में जो है गजब के वॉल्यूम चाहिए, बहुत तगड़े वॉल्यूम होंगे तभी ये एरिया निकल पाएगा। अभी हमें एक पता चल गया कि जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट क्या है 34, यानी आप एवरेज बोल सकते हैं 33-34 एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। यानी जब तक कि ये स्टॉक 33-34 के ऊपर रहता है संभावना अधिक है कि ये यहां तक जा सकता है 40-45। लेकिन अगर 33-34 का एरिया जो कि एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है और एक डबल बॉटम का भी सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर्स मैंने आपको कहा है 90% जो है वो सर्किट स्टॉक में नहीं काम करते, सिर्फ प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो है काम करता है। और ये जो 34 का लेवल हमने पहले निकाला भी था, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आता है 61.8% का, वहीं के आसपास। तो यहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिए। लेकिन अब एक चीज और हुई है इसमें कि इसने एक पैटर्न भी फॉलो करना स्टार्ट किया, एक डबल बॉटम पैटर्न। तो सारे ये जो दोनों चीज आप मिला दें तो 34 का जो जोन है 33-34 एक आप बोल सकते हैं कि ये ट्रेडर्स के लिए एक सपोर्ट बन गया। यानी जिन्होंने ट्रेड लिया होगा आज, ठीक है, वो यहां पर जो है वो स्टॉप लॉस रखेंगे इसी एरिया को 33-34। स्टॉप लॉस क्या होता है कि ट्रेडर्स ने जिस भाव पर मान लीजिए ट्रेड लिया तो एक नीचे 1-2 रुपया वो स्टॉप लॉस रखते हैं कि अगर इससे नीचे गया ये तो मैं ये जो है ट्रेड कट कर दूंगा, मैं जो है अपना जो है ट्रेडिंग पोजीशन हटा लूंगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक और चीज मैं आपको बता दूं अच्छी चीज ट्रेडर्स के लिए, देखिए जब भी एक स्टॉक या फिर एक इंडेक्स या मार्केट निफ्टी जो है दिन भर लाल में रहे लेकिन वो आखिरी के एक आध घंटे में जो है वो नीचे से लाल से जो है वो हरे में आने लग जाए तो एक अच्छा ट्रेड बनता है। जैसे ही वो हरे में आए पॉजिटिव 0% यानी 0% थोड़ा सा ऊपर हल्का सा, वहां पर ट्रेड एक अच्छा बनता है किसी भी स्टॉक में या फिर किसी भी इंडेक्स में, क्योंकि वहां से जो है एक संभावना है कि आपको जल्दी 2-3% निकल सकता है वहां पर। तो ट्रेडर्स ये चीज करते हैं क्योंकि आखिरी के एक घंटे में बोला जाता है कि प्रोफेशनल्स आते हैं वहां पर काम करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए या जो भी पोजीशन है। कहते हैं दिन भर जो है वो एमेच्योर ट्रेडिंग करते हैं और प्रोफेशनल्स जो है वो आखिरी यानी 1:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक, ये जो 2 घंटा है यहाँ पर प्रोफेशनल्स ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, चाहे वो फंड्स हो, एफआईएस, डीआईएस या फिर बड़े ट्रेडर्स हो या फिर अल्ट्रा एचएनआईज हो। तो इसीलिए एक ट्रेडर जो है हमेशा वो आखिरी के 2 घंटे पे ध्यान देता है और मौका मिलता है तो जैसे ही स्टॉक जो है वो हरे में आता है वो एक पोजीशन बना लेता है बैंक की, 2-3% लेके निकल जाता है। तो आपको एक चीज पता चल गई कि शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो है वो 33-34 का है। बहुत बड़ा सपोर्ट अभी भी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एक ठीक ठाक सपोर्ट नजर आ रहा है क्योंकि प्राइस 2 बार यहाँ से बाउंस किया है और एक डबल बॉटम बनता हुआ भी दिख रहा है। तो इस लेवल का आप जरूर जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए, इस चीज को आपको ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 33-34 के नीचे जाने से फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसके जब तक ऊपर रहेगा तो ये फिर से जाएगा 40-45, एक बार फिर से टच करने जाएगा रेजिस्टेंस को, निकालेगा कि नहीं वो हमें देखना होगा। तो दोस्तों यहां पर जो है अब आपने एक प्रश्न पूछा है, ये देखिए लार्सन एंड टर्बो के बारे में। देखिए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, ये जो है टेक्निकली भी जो है ये आप बोलिएगा, आप टेक्निकली बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते लेकिन आप एवरेज जरूर बोल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है लार्सन जो है आपका, वो पोर्टफोलियो का स्टॉक है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो पोर्टफोलियो में जरूर रखते हैं लार्सन को, और जब भी गिरावट मिलती है तो ये ऐड करते हैं, एक्युमुलेट करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, चाहे वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो या फिर आप कोई भी पैमाना देखें। ये कंपनी महंगी नहीं है, वैल्यूएशन वाइज जो है ये ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो इनकी काफी सब्सिडरीज भी हैं, एल&टी फाइनेंस हो गया
और ये हाई क्वालिटी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है, मैनेजमेंट काफी तगड़ा है। तो अगर आपको इंडिया पर बेट करना है तो उनमें से एक स्टॉक है लार्सन, जिस पर आप बेट जरूर कर सकते हैं, थोड़ा धीरे धीरे लीजिए ध्यान देके। अब दूसरा जो स्टॉक है डिक्सॉन, देखिए ये जो कंपनी है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, इन्हें जो है गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो आत्मनिर्भर जो चल रहा है प्लान, इसका फायदा होने की पूरी संभावना है। इसी कारण ये जो स्टॉक है नीचे से मुझे लगता है ट्रिपल हो गया है। ये स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, टेक्निकली बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है। आप लोगों ने बोला सर ले लें क्या, देखिए एक ही दिक्कत है कि अगर आप स्टॉक को एकदम ऊंचे भाव पर लेते हैं तो चाहे वो फंडामेंटली कितना भी अच्छा क्यों ना हो, टेक्निकली कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चांसेस हैं कि हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए आप लॉस में या कुछ समय के लिए आप फंस सकते हैं। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो अलग बात है, नहीं तो अगर गिरावट आए किसी प्रकार की, मौका मिले तब ठीक रहेगा। फंडामेंटली टेक्निकली बहुत अच्छी कंपनी है, इनको फायदा भी हो रहा है, जो आत्मनिर्भर स्कीम जो आ रही है गवर्नमेंट की, इससे काफी जिस सेक्टर में है इन्हें इस चीज का फायदा है और इसी कारण ये भागा भी है काफी ज्यादा। अब अगला स्टॉक है आपका बजाज फाइनेंस। देखिए फंडामेंटली आप देखिए तो मुझे लगता है प्राइस टू बुक वैल्यू 5 टाइम्स के आसपास होगी और पी रेशियो मुझे लगता है 20-22 के आसपास होगा। देखिए स्टॉक जो है वो फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जिस सेक्टर में ये काम कर रहे हैं, जो ये लोन्स देते हैं रिटेल को, जो है ये कंज्यूमर लोन देते हैं, ये जो प्रोडक्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक का जो भी हो गया, फोन्स हो गया, चाहे फ्रिज या जो भी चीजें हैं, तो कंपनी में कोई कमी नहीं है। टेक्निकली भी स्टॉक ठीक ठाक है। बस एक चीज आप ध्यान दीजिए कि अगर मार्केट गिरेगा तो ये सब स्टॉक्स भी गिरेंगे तीखे तरीके से। मैंने 2000 के आसपास लिया था बजाज फाइनेंस, मैंने अपनी पोजीशन कट कर ली है, प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो आप अगर इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसे, अगर इसमें कोई गिरावट आए तो वहां पर लेने में ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टॉक खराब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, स्टॉक फंडामेंटली टेक्निकली काफी अच्छा है। बस एक अट्रैक्टिव प्राइस में अगर आप लेते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। फंडामेंटली आप लॉन्ग टर्म भी देखिए, 5 साल 10 साल कंपनी में कोई कमी नहीं है, तो इसमें ये चीज तो आपको ध्यान देनी होगी। अगला स्टॉक जो आपका आईजीएल का, आपने कहा है कि आपने जो ऊपर के प्राइस में ले लिया है, सर ये गिर गया है तो अब क्या करें। देखिए फंडामेंटली आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर टेक्निकली भी जो है ये खराब नहीं है, ये जो है टेक्निकली अभी थोड़ा एवरेज जरूर हो गया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मार्केट ना गिरे, निफ्टी ना गिरे, तो मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत जल्द आपके प्राइस तक आ सकता है, क्योंकि ये स्टॉक जिस तरीके से नीचे से बाउंस भी दिखा रहा है, टेक्निकली ये क्षमता रखता है ऊपर जाने की, और फंडामेंटली कंपनी में किसी प्रकार की कमी नहीं है। मैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की बात कर रहा हूं, तो कोई समस्या मुझे नहीं दिख रही है, नॉर्मल मार्केट की गिरावट है जो होती है। अगला जो आपका स्टॉक है यस बैंक। देखिए यस बैंक के बारे में जो हमने पहले भी चर्चा की है, इसे परमानेंटली इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि आप लोग वीडियो बनाने के लिए कहते हैं। यस बैंक आपको याद है 18 के रेजिस्टेंस जोन हमने कहा था प्रॉफिट खींच लीजिए। जब स्टॉक टेक्निकली कहा जाता है कि पहली बार रेजिस्टेंस के आसपास जाए तो वो नहीं निकालता है 90% टाइम, और वो चीज सच साबित हो गई। लगातार 3 दिन से गिरते ही जा रहा है। लेकिन एक चीज अब ध्यान दीजिए, अब ज्यादा पैनिक करने का भी नहीं है। ये जो है अब धीरे धीरे जो है बाइंग जोन के आसपास आ रहा है, वहां इसको फिर से बायर मिल जाएंगे, हो सकता है कल या परसों तक बायर मिल जाए और फिर से जो ठीक ठाक जो है बिहेव करने लग जाए। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिए। तो क्योंकि अब जो है लेवल वो नजदीक आते जा रहा है बाइंग लेवल के, जैसे एक सेलिंग लेवल जो रेजिस्टेंस होता है, तो वैसे बाइंग लेवल जो सपोर्ट होता है उसके ये नजदीक आते जा रहा है। तो यहाँ पर अब समस्या की, अब कोई समस्या मुझे ज्यादा दिख नहीं रही है। समस्या जब थी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, काफी लोग ने प्रॉफिट भी खींच लिया है 16-18 के रेजिस्टेंस के जोन पे। एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे भी पोर्टफोलियो में है और लार्सन भी जो है वो भी मेरे पोर्टफोलियो में है। और यहाँ पर जो है धनलक्ष्मी बैंक के बारे में आप कह रहे थे, देखिए धनलक्ष्मी बैंक चाहे टेक्निकली हो चाहे फंडामेंटली हो, एक एवरेज सा स्टॉक है, इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। ये काफी स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो इस चीज का आप ध्यान दीजिए। और एक चीज आप ध्यान दीजिए, कंपनी जो है फंडामेंटली ठीक है, काफी अच्छी भी नहीं है, टेक्निकली भी स्टॉक ज्यादा कमजोर नहीं है, ये क्षमता रखता है 10-20% ऊपर की मूव दिखाने की। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए, जो भी छोटे बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं उनको हर प्रकार की समस्या रहती है, चाहे वो कैपिटल रेजिंग की हो चाहे काफी हो। इनका एक ही गुजारा है कि मान लीजिए इनको जो है किसी बड़े बैंक ने एक्वायर कर लिया तो फिर इनको जो है फायदा होता है, तब स्टॉक अक्सर डबल भी हो जाते हैं अगर किसी बड़े बैंक ने एक्वायर कर लिया, कुछ मर्जर इस टाइप की चीजें हुई तो। अदरवाइज जो है स्टॉक फंडामेंटली टेक्निकली एवरेज सा है। और आप एक चीज ध्यान रखिए, बैंकिंग स्टॉक्स हमेशा पोर्टफोलियो में 4-5 रखिए, एक मत रखिए, क्योंकि बैंक्स में भी रिस्क काफी रहते हैं, एनपीए के ये वो काफी प्रकार के रिस्क रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों,
ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो डिस्क्लेमर आपको पता है कि कृपया जो है अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके कोई भी फैसले लें, क्योंकि बाजार में अनेक प्रकार के जोखिम हैं, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा।